दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले 10-15 सालों में भारत का सबसे बड़ा पैसा किस सेक्टर में बनने वाला है, तो आप क्या बोलेंगे? आईटी, फार्मा, ग्रीन एनर्जी? गलत नहीं है, लेकिन असली गेम कहीं और चल रहा है। भारत में एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है जिसे कहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। यानी भारतीय अब सोना या जमीन नहीं खरीद रहे, बल्कि अपना पैसा डाल रहे हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, SIP और AIFs में। और इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? न IT को, न FMCG को, बल्कि उन कंपनियों को जो लोगों का पैसा मैनेज करती हैं। आज हम भारत के उस आर्थिक बदलाव की बात करेंगे जिसे आने वाली जनरेशन वित्तीय स्वतंत्रता का स्वर्ण युग यानी गोल्डन इरा ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम कहेंगी। हम अक्सर स्टॉक चुनते हैं, लेकिन क्या आपने उन कंपनियों के बारे में सोचा है जो इस पूरे निवेश बाजार को चलाती हैं? भारत में परिवारों की बचत अब तिजोरियों से निकलकर डीमैट खातों में आ रही है। इसे एक्सपर्ट्स फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स कहते हैं। आज के इस खास वीडियो में हम भारत की 5 सबसे बड़ी लिस्टेड वेल्थ मैनेजमेंट और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम बात करेंगे बाजार की वह रीढ़ जिसके बिना आप शेयर रख ही नहीं सकते, वह कंपनी जो भारत के सबसे अमीर 1% लोगों का पैसा मैनेज करती है, वह मशीन जो 45% से ज्यादा का ROE दे रही है, एडेलवाइस से अलग होने के बाद की एक रोमांचक टर्न अराउंड कहानी वाली कंपनी की, एक ऐसा ब्रांड जिसने रिसर्च को अपनी पहचान बनाया। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि वेल्थ सेक्टर पर एक पूरी PhD है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन। पार्ट 2, द फाइनेंशियलाइजेशन सुपर साइकिल। भारत के इन्वेस्टमेंट इतिहास को देखें तो 3 बड़े साइकिल रहे हैं। 2000 से 2010 IT और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर, 2010 से 2020 फार्मा और केमिकल्स का बूम, 2020 से 2035 यह दौर है फाइनेंशियलाइजेशन का। पहले भारत की 90% सेविंग्स फिजिकल एसेट्स जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट में होती थी। आज डीमैट अकाउंट्स की संख्या 17 करोड़ पार कर गई है। वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री अगले 5 साल में 3 गुना होने की संभावना है। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। पार्ट 3, मैक्रो एनवायरनमेंट, सेबी और नए नियम। इससे पहले कि हम कंपनियों पर आएं, हमें उस पिच को समझना होगा जिस पर ये कंपनियां खेल रही हैं। फरवरी 2026 में खड़ा होकर अगर मैं पीछे देखूं तो सेबी ने पिछले 2 सालों में बाजार की सूरत बदल दी है। पहला, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 2026। दिसंबर 2025 में सेबी ने 1996 के पुराने नियमों को हटाकर बिल्कुल नए नियम लागू किए हैं। इनका मकसद है पारदर्शिता और कम लागत। दूसरा, TER की जंग। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के खर्चों यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो को तर्कसंगत बनाया है। अब इंडेक्स फंड्स और क्लोज एंडेड स्कीमों पर खर्च की सीमा कम कर दी गई है। इसका सीधा असर आनंद राठी और नुवामा जैसी कंपनियों पर पड़ता है जो डिस्ट्रीब्यूशन से कमाई करती हैं। तीसरा, न्यू लेबर कोड्स। नवंबर 2025 में लागू हुए इन कानूनों ने कंपनियों के लिए ग्रेच्युटी और कर्मचारी लाभों की लागत इंक्रीज कर दी है। मोतीलाल ओसवाल ने अकेले 14.4 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया है। तो चलिए स्टॉक एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 4, 361 WAM, द UHNI किंग। चलिए मार्केट लीडर से शुरू करते हैं। पहले इसे IIFL वेल्थ कहते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे अमीर UHNI यानी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लोग, जिनके पास 1 या 200 करोड़ नहीं बल्कि हजारों करोड़ की संपत्ति है, वे अपना पैसा कहाँ रखते हैं? वे किसी साधारण बैंक में लाइन नहीं लगाते, वे जाते हैं द UHNI किंग के पास। नाम है 361 WAM। पहले इसे IIFL वेल्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन याद रहे यह कंपनी आम आदमी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जिनके पास निवेश करने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपए कैश में हो। यह भारत के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का सबसे भरोसेमंद ठिकाना है। समझते हैं इसके खासियत को। पहला, इनके पास पैसे का एक विशाल पहाड़ है। इनका कुल AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 7.11 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। जरा सोचिए, कई छोटे देशों की GDP से भी ज्यादा पैसा ये अकेले मैनेज कर रहे हैं। दूसरा, ARR रणनीति, मंदी का तोड़। अब आप सोचेंगे कि अगर बाजार गिरा तो इनका क्या होगा? यहीं आती है इनकी ARR यानी एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू रणनीति। इनका 65% से ज्यादा रेवेन्यू फीस आधारित है, यानी बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, इन्हें अपनी मैनेजमेंट फीस मिलती रहती है। यह बिजनेस मॉडल इन्हें मार्केट की अस्थिरता से बचाता है और निवेशकों को भरोसा देता है। तीसरा, ग्लोबल विजन, UBS पार्टनरशिप। इनका सबसे बड़ा दाम है UBS के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप। अब भारत के रईसों को न्यूयॉर्क या लंदन के बाजारों में निवेश करने के लिए किसी विदेशी ब्रोकर की जरूरत नहीं है। 361 उनके लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल देता है। चौथा, अल्टरनेटिव्स का नया दौर। ये कंपनी सिर्फ म्यूचुअल फंड या शेयर नहीं बेचती, ये अल्टरनेटिव्स में लीडर बन रही है।
प्राइवेट इक्विटी से लेकर रियल एसेट्स तक ये ऐसे मौके देते हैं जो आम निवेशक के लिए सपना मात्र है। चलिए कंपनी के बेसिक डिटेल्स पर नजर मार लेते हैं। कंपनी का मार्केट साइज 46,148 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी एक मिड टू लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस लगभग 1,138 रुपए है। 52 वीक हाई 1,274 है, जबकि 52 वीक लो 766 है, यानी कंपनी अभी अपने 52 वीक हाई से थोड़ा नीचे कारोबार कर रहा है। स्टॉक का पीई 39 है और इंडस्ट्री का पीई 21 के आसपास है, यानी अपने इंडस्ट्री के मुकाबले हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ROCE 15% और ROE 20.6% है। तो निष्कर्ष ये है कि 361 सिर्फ एक वेल्थ मैनेजर नहीं बल्कि रईसों का एक फाइनेंशियल आर्किटेक्ट है। मार्केट लीडरशिप, ग्लोबल पहुंच और स्थिर कमाई, यही इसे इस सेक्टर का असली राजा बनाती है। पार्ट 5, नुवामा वेल्थ, द टर्न अराउंड स्टोरी। क्या कोई कंपनी अपने सबसे बड़े क्लाइंट को खोने के बाद भी बाउंस बैक कर सकती है? हम बात कर रहे हैं नुवामा वेल्थ की, जिसने एडलवाइस से अलग होने के बाद मार्केट को हैरान कर दिया है। द चैलेंज। कहानी में ट्विस्ट आया 2025 में। एक बड़ा क्लाइंट जाने की वजह से रेवेन्यू में भारी गिरावट आई। बाजार में सवाल उठने लगे, क्या नुवामा बिना एडलवाइस के टिक पाएगा? द टर्न अराउंड। लेकिन जवाब मिला Q3F या 26 के नतीजों में। नुवामा ने न सिर्फ अपने ऑपरेशंस को स्टेबलाइज किया बल्कि एक जबरदस्त कमबैक दिखाया। इनका सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा इनका लोन अगेंस्ट शेयर्स यानी LAS बिजनेस। इनका LAS पोर्टफोलियो 28 बिलियन से रॉकेट की तरह बढ़कर 43 बिलियन रुपए पर पहुंच गया है। यह दिखाता है कि क्लाइंट्स का भरोसा अब इस ब्रांड पर अटूट है। वैल्यूएशन और भविष्य। आज एक्सपर्ट्स का मानना है कि नुवामा अभी भी डिस्काउंट वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, यानी अपनी काबिलियत के हिसाब से इसकी कीमत अभी कम है। जिस तरह से कंपनी का एसेट मैनेजमेंट और लेंडिंग बिजनेस बढ़ रहा है, यहाँ से एक बड़ी री रेटिंग की पूरी संभावना है। चलिए कंपनी के बेसिक डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 23,993 करोड़ के आसपास है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस लगभग 1,324 चल रहा है। 52 वीक हाई 1,702 और 52 वीक लो 914 है, यानी कंपनी अभी अपने 52 वीक लो एंड हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई लगभग 23.4 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 21.1 के आसपास है, यानी स्टॉक अपने इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा महंगे दाम पर मिल रहा है। ROCE 20.4% और ROE 30.9% है। ये दोनों ही नंबर ठीक ठाक है। निष्कर्ष। तो क्या नुवामा वेल्थ आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेगा? यह अब सिर्फ एक पुरानी कंपनी का हिस्सा नहीं बल्कि वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर का एक नया लीडर बनने की राह पर है। एडलवाइस से अलग होने के बाद नुवामा ने खुद को साबित किया है। पार्ट 6, आनंद राठी वेल्थ, एग्जीक्यूशन मशीन। एक ऐसी कंपनी जो अपने शेयर धारकों के हर एक 100 रुपए पर 45 रुपए का मुनाफा कमा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद राठी वेल्थ की, जिसे मार्केट में एक एग्जीक्यूशन मशीन माना जा रहा है। एक जादुई आंकड़ा 45% ROE। वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आनंद राठी ने 45% हासिल करके सबको चौंका दिया है। इसका मतलब है कि इनका बिजनेस मॉडल अनबिलीवेबल रूप से प्रॉफिटेबल है। 2, स्ट्रेटेजी, सादगी की ताकत। आखिर ये करते क्या है? इनका मॉडल बहुत सिंपल है, कोई फैंसी या जटिल इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं। इनका पूरा फोकस म्यूचुअल फंड्स पर है। इन्होंने अपनी सर्विस को स्टैंडर्ड कर दिया है, यानी हर क्लाइंट को एक जैसा परखा हुआ और पारदर्शी अनुभव मिलता है। 3, एफिशिएंसी, कम लोग ज्यादा काम। इनकी असली ताकत है इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स। जरा इन नंबर्स को देखिए। पहले इनके हर मैनेजर के पास औसतन 195 करोड़ रुपए का फंड होता था, जो अब बढ़कर 246 करोड़ रुपए हो गया है। बिना ज्यादा लोग बढ़ाए ज्यादा बिजनेस मैनेज करना, यही तो एक असली एग्जीक्यूशन मशीन की पहचान है। चलिए कंपनी के बेसिक डिटेल्स पर नजर मार लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 25,048 के आसपास है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस लगभग 3,017 और 52 वीक हाई 3,321 है। 52 वीक लो 1,586 है, यानी कंपनी अभी 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई 68.4 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 53 के आसपास है, यानी स्टॉक इंडस्ट्री के मुकाबले काफी महंगे दाम पर मिल रहा है। ROCE 56.3% और ROE 45.3% है। ये दोनों ही नंबर चौंकाने वाला है। 4, सावधानी, क्या सब कुछ ठीक है? रुकिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हाल ही में एक 13 करोड़ रुपए का फ्रॉड केस सामने आया है। हालांकि यह रकम कंपनी के साइज के मुकाबले छोटी है, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में ट्रस्ट रिस्क या भरोसे का जोखिम सबसे बड़ा होता है। क्या यह इनके मजबूत फंडामेंटल्स पर एक दाग है? यह देखने वाली बात होगी। 5, निष्कर्ष। संक्षेप में कहें तो आनंद राठी वेल्थ ने साबित किया है कि अगर आपका एग्जीक्यूशन सटीक है तो साधारण म्यूचुअल फंड से भी असाधारण वेल्थ बनाई जा सकती है। पार्ट 7, मोतीलाल ओसवाल, हाई बेटा प्ले। मार्केट में एक ऐसा स्टॉक है जो सिर्फ ब्रोकरेज से ही पैसा नहीं कमाता, बल्कि जब मार्केट दौड़ता है तो यह स्टॉक सुपरसोनिक रॉकेट बन जाता है। हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक शेयर खान या जेरोधा जैसा ब्रोकर समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह एक फाइनेंशियल पावर हाउस है। चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर क्यों इस स्टॉक को मार्केट का हाई बेटा प्ले कहा जाता है। 1, द मैजिक ऑफ ट्रेजरी बुक। मोतीलाल ओसवाल की सबसे बड़ी ताकत उसकी ट्रेजरी एडवांटेज है। इनके पास लगभग 9,562 करोड़ की अपनी ट्रेजरी बुक है। इसका मतलब क्या है? सरल भाषा में कहें तो कंपनी ने अपना खुद का पैसा यानी स्किन इन द गेम अपने ही म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी स्कीम्स में लगाया हुआ है। बुल मार्केट का जादू। जब निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जाते हैं तो इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू
तेजी से बढ़ती है। इससे कंपनी का अदर इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अचानक से उछल जाता है। यही कारण है कि जब मार्केट में हरियाली होती है तो मोतीलाल ओसवाल का शेयर बाकियों से 2 गुना तेज दौड़ता है। 2 बिजनेस मॉडल की ताकत। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। आइए समझते हैं। फर्स्ट, ब्रोकिंग। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से ब्रोकिंग में सीधा फायदा। सेकंड, एसेट मैनेजमेंट यानी AMC। इनके फंड्स जैसे फ्लेक्सी कैप में हजारों करोड़ का AUM है। थर्ड, वेल्थ मैनेजमेंट। अमीर क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करना भी इनका बिजनेस है जिसमें अच्छी मार्जिन होती है। फोर्थ, हाउसिंग फाइनेंस। मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस के जरिए लोन मार्केट में पकड़ ठीक ठाक है। यह थे उनके बिजनेस के पिलर। अब आगे चलते हैं। 3, हाई बेटा और सिक्लिकल रिस्क। लेकिन रुकिए, जहां मुनाफा ज्यादा है वहां रिस्क भी है। मोतीलाल ओसवाल एक क्लासिक सिक्लिकल स्टॉक है। बुल मार्केट में हीरो यानी जब सब कुछ अच्छा है तो यह स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देता है। बेयर मार्केट में सुस्त यानी जैसे ही मार्केट गिरता है इनकी ट्रेजरी बुक की वैल्यू घटती है और ब्रोकिंग रेवेन्यू कम हो जाता है। तब यह स्टॉक काफी समय तक कंसोलिडेशन या गिरावट दिखा सकता है। चलिए कंपनी के बेसिक डिटेल्स पर नजर मार लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 48,271 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस लगभग 803 और 52 वीक हाई 1097 है। 52 वीक लो 488 है, यानी कंपनी अभी अपने 52 वीक हाई से लगभग 36% नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का PE 23.8 है, जबकि इंडस्ट्री का PE 21.1 के आसपास है, यानी स्टॉक इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा महंगे दाम पर मिल रहा है। ROCE 18.7% और ROE 25.2% है। ये दोनों ही नंबर ठीक है। इस स्टॉक में प्रोटिप ये है, ये स्टॉक उन लोगों के लिए नहीं है जो सुरक्षित और धीमी ग्रोथ चाहते हैं। यह उन अग्रेसिव निवेशकों के लिए है जो मार्केट की लहरों पर सवारी करना जानते हैं। निष्कर्ष, मोतीलाल ओसवाल सिर्फ एक नाम नहीं, मार्केट की तेजी पर लगाया गया एक बड़ा दांव है। अगर आपको लगता है कि अगले 2-3 साल इंडियन मार्केट के लिए गोल्डन पीरियड होने वाले हैं तो यह हाई बेटा प्ले आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। पार्ट 8, CDSL द डिजिटल मोनोपोली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मार्केट में जितने भी नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं उनमें से 80% अकेले CDSL के पास जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी ऐप से शेयर खरीदें, जेरोदा हो, ग्रो हो या एंजल वन, बैकएंड पर आपकी तिजोरी का रखवाला CDSL ही है। आइए समझते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपोली की जो शेयर बाजार की असली लाइफलाइन है। एक, बिजनेस मॉडल, मार्केट की पाइपलाइन। CDSL का बिजनेस मॉडल समझना बहुत आसान है। यह मार्केट की पाइपलाइन है। आप शेयर खरीदते हैं, CDSL को पैसा मिलता है। आप शेयर बेचते हैं, CDSL को पैसा मिलता है। कंपनी डिविडेंड देती है या बोनस लाती है, CDSL को पैसा मिलता है। इसे कहते हैं एसेट लाइट बिजनेस। इन्हें कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगानी, सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है। जैसे जैसे भारत में निवेशक बढ़ रहे हैं, CDSL का मीटर बिना रुके घूम रहा है। 2, स्ट्रेंथ। 13 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स। हाल ही में CDSL ने एक ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, 13 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स। मार्केट शेयर के मामले में इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी NSDL को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसका कारण है इनका डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ गहरा जुड़ाव। जितने ज्यादा रिटेल निवेशक मार्केट में आएंगे उतनी ही CDSL की तिजोरी भरेगी। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप डिजिटल टोल प्लाजा कह सकते हैं। चलिए कंपनी के बेसिक डिटेल्स पर नजर मार लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 28,715 के आसपास है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस लगभग 1,374 रुपए और 52 वीक हाई 1,829 है। 52 वीक लो 1,047 रुपए है, यानी कंपनी अभी 52 वीक हाई और लो के बीच के रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का PE 60.3 है, जबकि इंडस्ट्री का PE 51 के आसपास है, यानी स्टॉक इंडस्ट्री के मुकाबले महंगे दाम पर मिल रहा है। ROCE 42% और ROE 32.7% है। ये दोनों ही नंबर बहुत अच्छा है। 3, चुनौतियां। टेक खर्च और रेगुलेशन। लेकिन क्या सब कुछ हरा हरा ही है? नहीं। हाल के दिनों में CDSL का टेक स्पेंड लगभग 4 गुना बढ़ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि करोड़ों ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें साइबर सिक्योरिटी और IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश करना पड़ रहा है। इसके अलावा यह एक सिक्लिकल सेंटीमेंट से भी जुड़ा है। अगर मार्केट क्रैश होता है और लोग ट्रेडिंग कम कर देते हैं तो इनकी ट्रांजैक्शन फीस पर असर पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की आर्थिक साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी इनकी सबसे बड़ी ढाल है। निष्कर्ष, क्या यह निवेश का सही मौका है? तो निष्कर्ष क्या है? CDSL कोई साधारण कंपनी नहीं, यह भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक प्रॉक्सी है। अगर आपको भरोसा है कि आने वाले समय में भारत के और भी लोग FD छोड़कर शेयर मार्केट में आएंगे तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपोली आपकी रडार पर जरूर होनी चाहिए। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन डिपॉजिटरी का काम कभी बंद नहीं होगा। पार्ट 9, फाइनल कंक्लूजन। दोस्तों, भारत में एक बड़ा आर्थिक बदलाव चल रहा है जिसे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स कहा जाता है। अब पैसा तेजी से शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में आ रहा है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन कंपनियों को मिल रहा है जो लोगों का पैसा मैनेज करती हैं या निवेश के पूरे सिस्टम को चलाती हैं। 361 WAM अमीर और अल्ट्रा रिच लोगों का पैसा मैनेज करती है और इसमें स्थिर फीस आधारित कमाई का मजबूत मॉडल है, इसलिए यह क्वालिटी और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सही है। नुवामा वेल्थ एक टर्न अराउंड स्टोरी है जो अलग होने के बाद तेजी से संभली है, इसलिए यह ग्रोथ और री रेटिंग चाहने वालों के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। आनंद राठी वेल्थ अपनी जबरदस्त 45% ROE और शानदार एग्जीक्यूशन के कारण एक मजबूत कंपाउंडिंग स्टॉक माना जाता है, लेकिन इसका वैल्यूएशन महंगा है। मोतीलाल ओसवाल एक
हाई बीटा स्टॉक है जो बुल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए यह आक्रामक निवेशकों के लिए बेहतर है। वहीं CDSL एक डिजिटल मोनोपोली की तरह काम करता है और डीमैट अकाउंट्स बढ़ने के साथ इसका बिजनेस भी लगातार बढ़ता है, इसलिए यह इंडिया ग्रोथ की लॉन्ग टर्म स्टोरी माना जाता है। कुल मिलाकर आने वाले 10-15 साल फाइनेंशियलाइजेशन के हो सकते हैं। जैसे जैसे लोग निवेश की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इन कंपनियों की कमाई और वैल्यू दोनों बढ़ सकती है, इसलिए यह सेक्टर भविष्य का एक मजबूत वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। दोस्तों, आज हमने सिर्फ कुछ स्टॉक्स की बात नहीं की, हमने उस बदलाव को समझने की कोशिश की है जो आने वाले 10-15 सालों में भारत की वेल्थ बनाने का तरीका ही बदल सकता है। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक लंबी दौड़ है। जैसे जैसे लोग FD और सोने से निकलकर मार्केट में आएंगे वैसे वैसे इस पूरे इकोसिस्टम की कंपनियां और मजबूत होती जाएंगी। लेकिन याद रखिए, सही स्टॉक चुनना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है सही सोच के साथ लॉन्ग टर्म निवेश करना। दोस्तों, एक ही वीडियो में 5 स्टॉक का पूरा एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। यदि आप इनमें से किसी भी स्टॉक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिखिए। इस चैनल पर HALBEL और मझगांव डॉक पर डिटेल वीडियो बना दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे डीप रिसर्च वाले वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल निवेश इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले मल्टी बैगर आइडियाज सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नए सेक्टर, नए थीम और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। जय हिंद। डिस्क्लेमर, जरूरी सूचना, यह वीडियो केवल शैक्षिक यानी एजुकेशनल उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी को किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन न समझें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है और इसमें पूंजी का नुकसान भी हो सकता है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में बताए गए सभी आंकड़े और विचार पब्लिकली उपलब्ध डेटा और व्यक्तिगत विश्लेषण पर आधारित हैं, जिनमें समय के साथ बदलाव संभव है।